Morning, dear students. Today I am going to explain the text of the poem "A Prayer for My Daughter" by W.B. Yeats in Hindi, so that it will be easy for you to understand, and I will try my best to make it understand to you. I am going to explain 10 stanzas of this text. It is a poem which is in the syllabus and the very first poem in the syllabus of 5th semester. So I hope you will understand it. इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊंगी मॉडर्निज़म के, और आपको मॉडर्निज़म का जब बैकग्राउंड अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप इस पोम को समझ जाएंगे अच्छे से। तो मॉडर्निज़म का बैकग्राउंड जो मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि W.B. यीट्स जो थे वो आयरलैंड के थे, आयरिश पोएट थे, और जो मॉडर्निज़म के टाइमलाइन में ये लिखते थे। तो मॉडर्निज़म का टाइमलाइन जो था उसमें जितने भी ज़्यादातर ब्रिटिश के जो भी राइटर्स थे, जो कि ब्रिटिश राइटर्स कहलाएंगे, वो आयरलैंड से आ रहे थे। तो आपको ये समझना होगा कि उस टाइम का जो सिनारियो था वो बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल है इनकी राइटिंग्स में। तो एज़ यू नो कि जो लिटरेचर होता है वो मिरर ऑफ द सोसाइटी होता है या मिरर ऑफ द टाइम होता है। तो ये उस टाइम की बात है जब वर्ल्ड वॉर तुरंत ख़त्म हुआ था। इस पोम में तुरंत वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, और W.B. यीट्स की एक बेटी हुई थी जिसका नाम एन था। ये उन्होंने एन के लिए लिखा है। और मॉडर्निज़म का जो फीचर था वो ये था कि वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ फर्स्ट और सेकेंड, तो ये आपको समझना चाहिए कि वहाँ पर कितना ज़्यादा रेस्टलेसनेस थी, लोग मर चुके थे, बुरी तरह की वॉर हुई थी, और लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा केओस था, बहुत ही ज़्यादा टेंशन्स थी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 90s के टाइम में 1901 से जब विक्टोरियन एज ख़त्म हुई थी तो क्या क्या हुए थे, कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, जिसमें टाइटैनिक भी डूब गया था। और आपको मैंने बताया था कि प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया के असैसिनेशन के बाद ही सारे लोग लड़ाई में कूद पड़े थे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1914 to 1919 आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम पीरियड हुआ। फिर 1935 to 1949 तक आपका ये पीरियड होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो आसपास की टाइमलाइन में आप समझेंगे कितना केओस था उस टाइम, और W.B. यीट्स किस चीज़ की चिंता कर रहे। यहाँ पर अगर W.B. यीट्स के बारे में, तो यू कैन गो थ्रू द फर्स्ट ऑडियो विच इज़ ओनली इन इंग्लिश। तो उसमें आप ये समझेंगे कि W.B. यीट्स जो थे वो डबलिन के थे, जो कि जून 13, 1685 को पैदा हुए थे, और वो एक कल्चर्ड फैमिली से थे और रिच फैमिली से थे। उनका जो क्लोज फ्रेंड थे वो हेनरी इरविन थे, और जो कि एक मेंबर थे प्री रैफेलाइट्स स्कूल ऑफ पेंटर्स से भी। और उनकी मदर जो थी वो पॉलेक्सफेन फैमिली की थी, और सिलिगो। और उनके जो इन्फ्लुएंसेस थे वो ये थे कि ही वाज इन्फ्लुएंस विद 2 प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर्स। उस टाइम वो एडवर्ड डॉवडेन एंड जॉन टैडहंटर से बहुत ही इन्फ्लुएंस थे, और इन्हीं के इन्फ्लुएंस में उन्होंने इंकरेज होकर के पोइट्री भी लिखना शुरू कर दिया था, जो कि उनका फर्स्ट वर्क में छपी थी, द वंडरिंग ऑफ ओसिन 1889 में। और ये अब उनका स्टार्टिंग पॉइंट था लाइफ का। फिर उसके बाद उन्होंने फाउंडर मेंबर ऑफ राइमर क्लब बन गए वो। फिर उन्होंने विलियम मॉरिस और W.E. यीट्स और लोरियन और आर्थर के साथ दोस्ती थी उनकी, तो आर्थर सिमंस के साथ उनकी दोस्ती थी। और फिर उन्होंने फर्स्ट प्ले लिखा काउंटेस कैथलीन करके, जो कि 1892 में आया। फिर उनकी मैरिज के बारे में और उनकी लव लाइफ के बारे में एक ऐसी चीज़ है जिसके पे इसका रेफरेंस इस पोइट्री में आएगा। जैसे कि W.B. यीट्स जो थे ना, वो नेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लग गए थे, क्योंकि एक मॉड गॉन करके एक लीडर थी, रेवोल्यूशनरी लीडर, उनको वो मिली। और मॉड गॉन जो थी वो बहुत ही अच्छी खूबसूरत लेडी थी, ब्यूटीफुल लेडी थी, तो और बहुत ही खूबसूरत होने के साथ बहुत रिजिड टाइप की लेडी थी। उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी, उसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स लिया था, डिवोर्स हो गया था उसका। तो उस बात की जो एक उसको वो थी, उसका दिमाग में जो आइडिया था, वो आदमियों से प्यार नहीं करती थी। शी डजंट लाइक एनी मैन। तो जब ये उसके साथ प्यार में पड़ गए, और जब इनको उससे प्यार हुआ, उन्होंने उसको प्रपोज़ किया, तो उस लेडी ने इनको मना कर दिया।
और उस लेडी की मना करने के बाद इनको थोड़ा सा धक्का लगा। फिर इन्होंने अपना वो रहा ये, फिर भी उसकी इंस्पिरेशन रही। शी रिमेन्स ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर हिम। और उसको इन्होंने सिंबलाइज़ किया यहाँ पे हेलेन ऑफ ट्रॉय से। जब आप पढ़ेंगे पोइट्री तो आपको एक जगह हेलेन ऑफ ट्रॉय का रेफरेंस आएगा, जिसको उन्होंने उससे के बारे में कहा। उन्होंने जब प्रपोज़ किया तो उसने मना कर दिया था, क्योंकि और वो बहुत इंटेलिजेंट थी लेडी, बट उसके साथ यही एक घटना घटी थी कि उसको अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई थी। तो उसने अपनी पूरी लाइफ यही सोचा कि जो आदमी होते हैं वो बुरे होते हैं। तो ऐसे थॉट के साथ, ऐसे स्कीमा के साथ, ऐसे प्री ऑक्यूपाइड थॉट के साथ और पोजेस्ड ब्रेन के साथ वो आगे बढ़ी। तो इसलिए उन्होंने फिर बाद की कभी शादी नहीं की। तो वो अपनी बेटी को एक जगह पे ये भी मना करेंगे कि ऐसे प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स के साथ या पोजेस्ड थॉट्स के साथ नहीं रहना चाहिए, जिससे आप आगे बढ़ ना पाएँ। तो यहाँ पर फिर उन्होंने दूसरी एक लेडी का मेंशन किया जिसका नाम था, जिसको इन्होंने अपना पैटर्न बताया है, लेडी गैगरी। और फिर उन्होंने अपनी शादी करी। शादी में उनकी मिस जॉर्जिया हाइड्रेलिस से हुई शादी, जिससे उन्हें एक बेटा और एक बेटी हुए। फिर इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। इन्होंने जब W.B. Yeats जो थे उन्होंने अपनी पोम को छपवाया 1922 में। एंड ही वॉज इलेक्टेड एज अ सेनेटर ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट। उनको सेनेटर भी बनाया गया और उन्होंने चेयरमैनशिप ऑफ द कमीशन ऑन कॉइनेज भी लिया। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। द अवार्ड gave public recognition to his work during 1927 to 28. He became a patient of tuberculosis and died in France in July 1939. फिर क्या होता है और इनको बरी कहाँ किया गया है? इनको बरी किया गया है ड्रम्सक्लिफ ऑफ आयरलैंड में, जो कि इनकी खुद की मर्ज़ी से किया गया था। तो अब हम शुरू करते हैं टेक्स्ट विथ एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर आप सुनेंगे कि एक रात की बात है जब उनकी बेटी पालने में सो रही होती है और वो आधी छुपी होती है, मतलब आधा ही ओढ़ा होता है बच्चों ने जैसे वैसे ओढ़ के लेटी होती है। बाहर एक तूफ़ान आ रहा होता है और यही तूफ़ान उनके मन में भी आ रहा होता है। वर्ल्ड वॉर का टाइम ख़त्म हो चुका होता है, आयरलैंड की वॉर भी हो रही होती है। तो वो उस रात की बात करते हैं और कहते हैं Once more the storm is howling and half hid under this cradle hood and coverlet my child sleeps on. There is no obstacles but Gaggery's wood and one bare hill, whereby the haystacks and roof leveling wind, bred on the Atlantic, can be stayed, and for an hour I have walked and prayed because of the great gloom that is in my mind. तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ के डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं वो आपके हो सकते हैं हाउलिंग, क्रैडल, ऑब्स्टिकल्स, ग्लूम। तो हाउलिंग का मतलब क्या होता है? बहुत बुरी तरह से चीखना, है ना, क्राई करना। और क्रैडल क्या होता है? बेड होता है जो बच्चों का पालना, झूलना, जो भी आप कहें। ऑब्स्टिकल्स का मतलब यहाँ पर आपका रेस्ट्रिक्शंस हो गया और ग्लूम का मतलब दुख। तो वो ये कहते हैं कि एक रात की बात है, यहाँ पे जो स्टॉर्म था, जो तूफ़ान है, स्टॉर्म पहाड़ तूफ़ान, वो चीखता हुआ तीव्र गति से चीखता हुआ आ रहा है और मेरी बेटी जो है वो पल्ले में झूलने में लेटी है और वो आधी कवर्ड है। मैं अपनी बेटी को सोते हुए देख के ये सोच रहा हूँ कि इस तूफ़ान को अब कोई नहीं रोक सकता सिवाय मिस जैगरी और उनके और बेयर हिल्स के, जो हिल्स हैं उनके, कोई पहाड़ी इस तूफ़ान को रोक ले जो अटलांटिक से उठ रहा है, या तो फिर लेडी जैगरी। ये कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज इसको बचा ले हमें, या तो फिर हमारे ये पहाड़ से ही बच सकते हैं, ये तूफ़ान से, या हम अपने पूर्वजों से बच सकते हैं। वेयर बाय द haystacks and roof leveling wind, इतनी ज़्यादा तूफ़ानी हवा है कि जो वो होते हैं ना भूसों के ढेर होते हैं, उस ऊंचे उस तक भी हवा पहुंच रही है। और जो आपकी रूफ़ होती है ना, लेवल होता है जो रूफ़ का, छतों का, उस तक भी तूफ़ान आ रहा है। उतनी ऊंची आपकी हवा उड़ गई है, आपकी तूफ़ान की हवा, विंड जो चल रही है। और ये तूफ़ान कहाँ से उठा है? अटलांटिक से उठा है। ये तूफ़ान ऐसा वैसा तूफ़ान नहीं है, कहते हैं ना महासागर से आ रहा है। तो वो कहता है कि ये तूफ़ान अटलांटिक से उठा है। फिर वो कहता है एंड फॉर एन आवर आई हैव वेक, तो मैं 1 घंटे से जगा हुआ हूँ, टहल रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ और प्रेयर कर रहा हूँ अपनी बेटी के लिए, इस दुख से निकलने के लिए। और मेरा दिमाग तो बिल्कुल बुरी तरह से दुखों में डूबा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं और फिर वो यहाँ पे
कहते हैं, आई हैव हर्ड एंड प्रेड फॉर दिस यंग चाइल्ड एन आर एंड हर्ड द सी विंड स्क्रीम्ड अपॉन द टावर एंड अंडर द आर्क्स ऑफ ब्रिज एंड स्क्रीम इन द elms above the flooded stream, imagining in excited reverie that the future years had come dancing to a frenzied drum out of the murderous innocence of the sea. यहाँ पर आपको बताऊं कि स्क्रीम का मतलब जो होता है वो होता है बहुत तेज़ चीखना, और आर्क्स का मतलब होता है कर्व होते हैं ना, जो घरों में भी आर्क बनते हैं, पुल के नीचे भी आर्क बनते हैं, ब्रिजेस के नीचे बने होते हैं। एल्स का मतलब होता है एक तरह का पेड़ होता है, और रेवरी का मतलब होता है फैंसिंग म्यूज़िक, कल्पना का म्यूज़िक, कल्पना, फैंसीड म्यूजिक। फ्रेंजीड मतलब होता है वॉयलेंट एक्साइटमेंट, तो तेजना, बहुत ज़्यादा बुरी तरह वाली वॉयलेंट एक्साइटमेंट। अच्छा, तो यहाँ पर ये फिर कहते हैं कि मेरी बेटी जो है वो सो रही है, मैं 1 घंटे से वॉक कर रहा हूँ, मैं अपनी बेटी को देख रहा हूँ, और इसको देखते हुए मैं ये समझ रहा हूँ कि जो अटलांटिक विंड जो हाउल कर रही है आउटसाइड, ऐसे चीख रही है, ऐसे उनके घर का नाम था थूर वैली टावर इन द, तो वो कहते हैं आउटसाइड हिज हाउस इन द थूर वैली टावर अंडर द आर्क ऑफ स्क्रीम ब्रिज एंड ऑल्सो अमंग द एल्म्स अपॉन द हिल साइड ऑफ द फ्लडेड स्ट्रीम। वो कहते हैं कि ये पहाड़ की जो चीखने की आवाज़ है ना, तूफ़ान से आवाज़ नहीं होती, हाँ हाँ, एक अजीब सी शोर होता है तूफ़ान का, ये आवाज़ जो है वो ब्रिज के नीचे से भी आ रही है, ये आवाज़ टावर के अंदर से भी आ रही है, ये आवाज़ रीच कर रही है हर तरफ, ये जैसे लग रहा है कोई बहुत तीव्र गति से बहुत बुरी तरह से चीख रहा है, और डिस्ट्रक्शन बिल्कुल होने ही वाला है। उसके अंदर एक डर है कि अब डिस्ट्रक्शन बहुत करीब हो, जो फ्यूचर ईयर्स है ना वो बस अब ख़त्म वाले साल हैं, ये वो साल हैं जिनमें अब सब दुनिया ख़त्म होने है। जैसे अक्सर होता है, हम सोचते हैं कि अब दुनिया ख़त्म होनी है, महाविनाश होने वाला है, तो बस वो महाविनाश का डर है उनको, और वो ये कहते हैं कि अब आखिरी आ गया, जैसे कहते नहीं है कयामत या डे ऑफ जजमेंट आ गया, आखिरी है बिल्कुल, अब आखिरी दिन आ गया, तो वो ऐसे ही इमेजिन करते हैं जैसे कि आखिरी दिन आ गया। एंड दे हैड कम डांसिंग टू द मैडरिंग ड्रम बीट, और ये जो वेव्स है ऐसा लगता है कि पागलपन की हद तक नाचते हुए वो जो ड्रम बीट बज रही है तूफ़ान द्वारा, ढम 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 ढम, उससे नाचते हुए, हम नहीं क्रेज़ी होकर नाचते हैं झूमते हुए पागलों की तरह, उस तरह से ये बढ़ गई है आगे। एज इफ़ आउट द डेंजर काम ऑफ द अटलांटिक, ये तभी शांत होगी जब ये ख़त्म कर देगी, डिस्ट्रक्शन का डर लग रहा है इनको। फिर क्या होता है, थर्ड स्टैंजा, आई एम रीडिंग द थर्ड स्टैंजा, मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट ब्यूटी टू मेक अ स्ट्रेंजर्स आइज डिस्ट्रॉट, or hers because before a looking glass for such, being made beautiful overmuch, consider beauty as sufficient and lose natural kindness and maybe the heart revering intimacy that choose right and never find a friend। वो कहते हैं यहाँ पर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मिलेगा, डिस्ट्रॉट यानी एगिटेशन या एगिटेटेड, और इंटीमेसी यानी क्लोजनेस, तो आपको ग्रांटेड मीन्स देना, गेव करना, प्रदान करना। तो वही कहते हैं कि अगर उसे मैं भगवान चाहता हूँ कि ऐसी ब्यूटी प्रदान करो, जो कि ब्यूटी ऐसी ना हो कि इतनी ना हो कि किसी स्ट्रेंजर की आंख में उसके लिए कोई बुरी फीलिंग डाले, कोई उसके लिए डिस्कस्ट डाले, डिस्ट्रॉट, एगिटेशन, उग्रता डाले कि वो उसको ख़राब करना चाहे, ख़त्म करना, ख़राब होना चाहे उसके साथ, कहते हैं बुरी नीयत डाले। और हाँ, बिफोर आ लुकिंग ग्लास फॉर सच, और ऐसी भी ना हो कि वो सुंदरता के लिए अपने सुंदरता से इतनी इंस्पायर्ड हो जाए कि वो जाकर शीशे के सामने खड़े होकर के बस शीशे को ही अपना सब कुछ समझे, और बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच, इतना भी मत खूबसूरत बना देना कि उसके लिए ख़त्म हो वो, और वो बस किसी के दिल को और नेचुरल काइंडनेस को ना समझ पाए, और बस खाली अपने आप को एक ब्यूटीफुल वो समझ करके आकृति ही बन के रह जाए, और वो इंसान की कंपैशनेट नेचर को ना समझ पाए, क्लोजनेस को ना समझ पाए, पास होने की खुशी को ना समझ पाए, वो सिर्फ अपने शरीर से प्यार करे और शरीर पे ही रहे। ये एक तरह से रेफरेंस है उसकी गर्लफ्रेंड पे, एंड मॉड गॉन पे भी, क्योंकि वो भी वैसी थी, वो भी अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती थी अपनी हर बात के लिए, तो एक तरह से ये उनको भी रेफरेंस है। फिर वो आगे बढ़ते हैं और वो ये कहते हैं फोर्थ स्टांजा में, हेलन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल एंड लेटर हैड मच ट्रबल फॉर अ फूल। जब हेलन
की शादी हुई तो हेलन को अपना हस्बैंड या अपनी लाइफ बहुत ही फ्लैट और डल लगी, और वो उस चीज़ में एक्साइटमेंट लाने के लिए उनको अपना हस्बैंड पसंद नहीं आया, अपनी लाइफ पसंद नहीं आई, तो वो भाग गई किसी के साथ, और इसके वजह से उनका जो पूरी लाइफ थी वो ख़राब हो गई, क्योंकि उनको ये लगता था कि वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत सुंदर हैं. वाइल दैट ग्रेट क्वीन दैट रोज आउट ऑफ द स्प्रे बीइंग फादरलेस कुड हैव हर वे, yet choose a brandy legged smith for man, it is certain that fine women eat a crazy salad with their meat, whereby the horn of plenty is undone. यहाँ पर वो ये कह रहे होते हैं कि जो हेलन थी उसने अपनी मोनोटोनस और डल लाइफ से परेशान होकर के एक लवर के साथ, पेरिस नाम था उसका, वो उसके साथ भाग गई. लाइकवाइज जो ग्रेट ब्यूटी होती है, जैसे वीनस गॉडेस हैं, उनको कहा गया है कि वीनस की जो भी ब्यूटी है हु स्प्रैंग फ्रॉम द फोम ऑफ सी, जो कि सी के द्वारा पैदा की गई थी, जो सी का जो झाग होता है उससे पैदा हुई थी, हु हैज़ बीन फादरलेस, जिसके फादर भी नहीं थे, कुड हैव हर वे एंड चूज अ लेम आयरन स्मिथ फॉर हर हस्बैंड. और उसको जब हस्बैंड चुनने का मौका दिया गया तो उसने एक आयरन स्मिथ, एक लोहार को अपना हस्बैंड चुना. इससे पता चलता है कि जो ब्यूटीफुल लेडीज़ होती हैं वो जो सैलड खाती हैं, वो एक सैलड जो होता है वो प्राइड का होता है, गर्व का होता है, मगर उनके पास दिमाग नहीं होता है. यानी कि जो ब्यूटीफुल लेडीज़ होती हैं वो स्टूपिड फैसले करती हैं, वो अच्छी फैसले नहीं करती हैं. और ये एक तरह का व्यंग है उनकी एन मॉडगॉन पे, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड है रही, तो उनके ऊपर है. और वो ये कहता है कि मैं ये कतई अपनी डॉटर के लिए नहीं चाहता. देयर गेयर मैरिटल हैप्पीनेस रूइंड, और इसी तरह से इसी ख्वाब के कारण कि वो बहुत सुंदर हैं, इसी भ्रम के कारण कि वो बहुत सुंदर हैं, वो अपनी मैरिड लाइफ को रूइन कर देती हैं. फिर वो फोर्थ हो गया, अब आपका फिफ्थ स्टैंजा में जाता है. आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर. फिफ्थ स्टैंजा में वो जाता है और फिर फिफ्थ स्टैंजा में वो ये बोलता है, in courtesy I'd have her chiefly learn, hearts are not had a gift, but hearts are earned by those that are not entirely beautiful, yet many that have played the fool. For beauty's very self has charm made wise, and many a poor man has that reward. Loved and thought himself beloved, फ्रॉम अ ग्लैड काइंडनेस कैनॉट टेक हिज आइज. वो कहता है कि देखो ये जो दिल है ना, ये अर्न किया जाता है. He says further that this heart of the lover is not taken as a gift, but it is just like it is, you have to earn it. For so those people, those women who are very beautiful, वो अपने हस्बैंड या अपने बिलवेड का हार्ट जो है वो समझती कि उन्हें गिफ्ट में मिलना चाहिए, मगर उनको नहीं मिलता. ब्यूटी के पास एक अपना पावर होता है, इंडीड सही है ये बात, मगर वो औरतें या वो लेडीज़ ज़्यादा खूबसूरत होती हैं दिल से, दिमाग से और हरकतों से, जो कम खूबसूरत होती हैं और जो अपने लवर के हार्ट को गेन करती हैं, अर्न करती हैं फिज़िकल ब्यूटी के परे जाकर. मैनी प्योर लवर्स ऑफ फिज़िकल ब्यूटी हु हैव वंडर्ड इन द स्वीट हैव ऑल्सो लव्ड देम. जो अपने बहुत सारे ऐसे लवर्स की बात करता है, जो अपने लड़कियों की बात करता है, जो अपने शिष्टाचार से, एक आकर्षण से, अपनी शक्ति से अपने प्रेमियों को अपनी ओर खींचती हैं, और उनका जो सौंदर्य होता है वो मूर्खों की तरह उनके पीछे पीछे भागाने के लिए नहीं होता है. उनका सौंदर्य उनके साथ रहने के लिए होता है. वो बहुत ही प्यार से रहती हैं, बहुत ही समझती हैं, बहुत समझदारी से रहती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं. तो वो अपनी बेटी को एज ही सेंसिटिव, सिंपैथेटिक और बहुत ही मैनर्ड और बहुत ही कल्चर्ड सी, साधारण सी दिखने वाली, सिंपल लिविंग, ब्यूटीफुल फेस और सिंपल लिविंग वाली लड़की चाहता है बनाना, जिससे लोगों की आंखें नहीं हटती. वो यही बताता है कि ऐसी लेडीज़ जो होती हैं वो क्रेज़ी नहीं करती हैं आपको, वो आपको जीवन का असली सुख देती हैं. उनके ऊपर से आपकी आंखें नहीं हटती, दिल नहीं हटता, वो अपने शिष्टाचार से आपको खींच के रखती हैं. फिर सिक्स्थ स्टैंजा में वो ये कहता है, मे ही बिकेम अ फ्लरिशिंग हिडन ट्री that all her thought may like the linnet be, and here no business but dispensing round their magnanimities of sound, nor but in merriment begins a chase, nor but in merriment a quarrel. Oh, may she live like some green laurel rooted in one deep perpetual place. यहाँ पर पोएट कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरी बेटी जो है ना, उसकी जो अंदर की सोल है वो ऐसी हो जैसे कि एक वृक्ष होता है, एक पेड़ होता है,
और वो ये कहता है कि उसकी जो इनोसेंट और चेयरफुल थॉट्स है ना, वो उसके अंदर ऐसे रहे जैसे कि एक लिनेट होती है, छोटी चिड़िया। लिनेट जो होती है काइंड ऑफ बर्ड होती है, छोटी चिड़िया जो अंदर अंदर पेड़ के गाती रहती है, उसकी खनक आती रहती, सुनाई देती है, मगर वो दिखती नहीं है। तो वो अपनी डॉटर का सोल भी ऐसे ही चाहता है, जो इनोसेंस और चेयरफुलनेस से भरा हुआ हो, अंदर अंदर गाना गाए। ही ऑल्सो प्रेज दैट हर सोल में हैव नो बिजनेस अदर दैन दैट ऑफ स्पीकिंग वर्ड्स ऑफ कर्टसी एंड डूइंग डीड्स ऑफ काइंडनेस। वो बस यही चाहता है कि उसकी जो बेटी का सोल हो बस वो काइंडनेस बोलने के लिए हो, काइंडनेस के लिए हो, उसका दिल जो है इनोसेंट हो, और वो बस यही चाहता है कि जहाँ भी वो रहे उसके आसपास के लोग उसके होने की वजह से खुश रहें। शी मे नॉट टेक अ ड्रिंक और स्टार्ट अ क्रूअल सेफ फॉर द सेक ऑफ फन। और वो कतई नहीं चाहता कि उसकी बेटी जो है वो वहाँ एक ड्रिंक ले, एक दारू पिए या कुछ ऐसा कुछ विस्की ले या ड्रिंक ले जिसकी वजह से उसकी सेंसेस ख़राब हो जाए और उसके वजह से बस वो खड़ी होकर सबसे लड़ाई करना शुरू कर दे। बस वो ये चाहता है कि मेरी बेटी एक बहुत ही कंपैशनेट और एक एम्पैथेटिक पर्सन बने। ही ऑल्सो विशेस हर टू लव लाइक अ ग्रीन एंड लॉरल ट्री। और वो चाहता है कि वो एक ग्रीन लॉरल ट्री की तरह हो, जिसकी जो रूट्स जो हों वो डीप रूटेड हो प्रिंसिपल्स एंड ट्रेडिशन ऑफ एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। एक अच्छी फैमिली के जो संस्कार होते हैं उसके अंदर हो, उसकी रूट्स जो हों, उसकी जड़ें हों उसमें फैली हुई हों। उसको पेड़ की तरह भी सिम्बलाइज पर्सोनिफिकेशन कर रहा है वो, इसका लॉरल ट्री से कंपेयर भी कर रहा है, सिम्बलाइज़ कर रहा है। और आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि कहाँ कहाँ वो कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो 7th स्टैंज़ा में क्या कहते हैं। 10th स्टैंज़ा की पोम है ये। तो 7th स्टैंज़ा में जो हमारे W.V. यीट्स हैं वो अपनी बेटी के लिए क्या कहते हैं और वो क्या बताते हैं कि उसकी सोल कैसी होनी चाहिए। अब वो उसके फीचर्स की बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी ट्रेट की बात कर रहे हैं। और वो ये कहेंगे कि जो दिमाग होता है अगर वो नफ़रत से भरा हुआ होता है तो वो अच्छा नहीं होता, उसमें इनोसेंस ख़त्म हो जाती है। माई माइंड becomes the mind that I have loved, the sort of beauty that I have approved, prosper but little had dried up of late, yet known to the choked with hate, may well be of all evil chance chief. If there is no hatred in a mind, assault and battery of the wind can never tear and lay it from the leaf. कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये कभी भी इसका जो दिल है, दिमाग है, डिप्रेशन से या अनहैप्पीनेस से सफ़र करे जैसे कि अदर ग्रेट ब्यूटी सफ़र करती हैं, क्योंकि उनको हैप्पीनेस इन लाइफ नहीं मिल पाती, उनको बहुत कम हैप्पीनेस मिलती है। ही नोज़ दैट इट इज़ वेल दैट टू हैव इन वंस हार्ट हेट्रेड फॉर अ पर्सन मे बी वेल राइज टू ग्रेट सफरिंग फॉर वंस ओन सोल। अगर आप किसी के लिए नफ़रत रखते हैं तो किसी और को तकलीफ़ नहीं पहुंचती है, सिर्फ आपको तकलीफ़ पहुंचती है। और जब तक आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत रहती है आप एक प्योर और हैप्पी सोल नहीं बन सकते। आप हर टाइम ये सोचेंगे कि वो क्या कर रहा है, मैं उसको कैसे सताऊं, कैसे परेशान करूं। तो जो प्योर इनोसेंस है वो आप कभी फील नहीं कर सकते अगर आपके मन में नफ़रत है। आप ये नहीं कह सकते कि आप अच्छे भी हैं और भोले भाले भी हैं, आप शैतान भी और भोले भाले शैतान हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते। या आप किसी का बुरा चाहने वाले होंगे, नफ़रत करने वाले पर्सन होंगे तो आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे। फिर वो आगे कहता है कि देर इज़ नो हेट्रेड इन वंस माइंड दैट थ्रेट एंड बफेट द विंड ऑफ मिसफॉर्चून कैन नेवर डिस्टर्ब द कंपोज ऑफ सोल। वो कहता है कि अगर हमारे दिमाग में गलती से भी नफ़रत आ भी जाए तो अब मुसीबत के थपेड़ों में आत्मा जो हो वो इसमें भंग हो जाए, ऐसा ना होने पाए मेरी डॉटर के साथ। अगर वो नफ़रत के थ्रू मतलब थोड़ा भी उसके दिमाग में आ भी जाए, मुश्किल थपेड़े उसको आए तो उसकी आत्मा को कभी भी भंग ना कर पाएँ, उसको कभी भी तकलीफ मतलब उसे कभी भी इस चक्करों में ना डाले कि वो नफ़रत करे या अपनी अच्छाइयाँ छोड़े, वो अपनी अच्छाई पे कायम रहे। एन इंटेलेक्चुअल हेट्रेड इन द वर्स सो लेट हर काइंड ऑफ ओपिनियन आर अकर्स्ड। ये 8th स्टैंज़ा में पढ़ रही हूँ। हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट वुमन बॉर्न आउट ऑफ द mouth of plenty horn because of her opinionated mind bartered that horn and even God by quite naturals understood for an old bellow full of angry wind। तो यहाँ पर आपका जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है आकाश, यानी हेटफुल। ओपिनिएटेड का मतलब होता है जो पहले से ही हमने दृष्टिकोण बना रखा होता है। बार्टर्ड का मतलब होता है एक्सचेंज करना, अदला बदली करना। तो यहाँ पर ये कहता है कि हम जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअल हेट्रेड जो होती है वो वर्स होती है, जो समझदार लोग हेट्रेड करते हैं ना वो सबसे बुरी तरह की होती है। लेट द पोएट्स डॉटर देयरफॉर कंसिडर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन डिस्टेबल थिंग्स। उसके पास
ओपिनियन हो, उसके पास थॉट्स हों, मगर उसके पास बुरी धारणाएं नहीं हों। कवि ने ऐसा कहा यहाँ पर, एक वो ये बोल रहा है कि उसने देखा है एक अमीर घराने की बहुत बड़ी लेडी जो है, उसका जो डेस्टिनी देखी इसी वजह से ख़त्म होते हुए, क्योंकि उसके पास प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स है, ओपिनिएटेड है, वो पहले से ही उसके पास अलग अलग सोच है जिसके ऊपर दूसरों की कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, और दूसरों के बारे में और राजनीति के बारे में और अलग अलग चीज़ों के बारे में अगर आप ओपिनिएटेड रहोगे, पहले से थॉट रहेगी, तो तुम खुश नहीं रह सकते, तुम्हारे गुण दिखाई नहीं देंगे। तो वो यहाँ पे ये कहता है कि ही हैज़ सीन द फेट ऑफ मैनी ब्यूटीफुल वुमेन बिलोंगिंग टू वेल टू डू फैमिली बिकॉज ऑफ हर स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अबाउट हर सेल्फ, अदर्स, लाइफ एंड पॉलिटिक्स। शी सैक्रिफाइस्ड हर प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल हर गुड क्वालिटी अप्रिशिएटेड बाय हर क्वाइट एडमायरर्स। यहाँ पे फिर मॉड गॉन के बारे में बात करके कहता है कि इतनी महासुंदरी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी खूबसूरत थी, मगर वो ओपिनिएटेड थी, उसकी हर चीज़ के बारे में अलग थॉट थी, वो अपने बारे में अलग सोचती थी और पॉलिटिक्स के बारे में। इसी वजह से वो कभी भी प्रॉस्पेरिटी नहीं गेन कर पाई। उसके अंदर जितनी भी गुड क्वालिटीज़ थी, जो कि उसके गुड एडमायरर्स यानी कि वो खुद भी बहुत पसंद करता था, मगर क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ डेट रेवोल्यूशनरी ओरेटर थी, फुल ऑफ वर्ड्स इन फेवर ऑफ वायलेंट एक्शंस देती थी, इस वजह से वो कभी भी बस सबकी फेवरेट नहीं बन पाए। फॉर बिकमिंग एन आउट ऑफ डेट रेवोल्यूशनरी ओरेटर फुल ऑफ वर्ड्स इन फेवर ऑफ वायलेंट एक्शन टू विन फ्रीडम फॉर आयरलैंड। जब फ्रीडम फॉर आयरलैंड की बात हो रही थी, तो इसकी जो गर्लफ्रेंड थी मॉड गॉन, उन्होंने बहुत ज़्यादा ओपिनिएटेड थॉट्स दिए, बहुत ज़्यादा वायलेंट स्पीच दी। तो ये कह रहा है कि ये शोभा नहीं देता, ओपिनिएटेड होना, एम्पैथिक ना होना शोभा नहीं देता, और ये आपको रोकता है बहुत सारी अच्छी चीज़ों से। Considering that, ninth paragraph, ninth stanza है, considering that all hatred driven hence the soul recovers radical innocence and learns at last that it is a self-delighting, self-appeasing, self-affrightening, and that its own sweet will is heaven's will. She can thought even face should scroll, and every windy quarter holds, for every bellowed burst be happy still. यहाँ पे वो ये कह रहा होता है, अपने डॉटर के बारे में ही कह रहा होता है, और वो उसी को रेफ़र कर रहा होता है। वो यहाँ पे ये कहता है कि जब एक्सट्रीम डिसलाइक जो होता है, वो आपके माइंड और दिमाग को इतना ख़राब कर देता है कि आपकी जो फंडामेंटल इनोसेंस होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इट ऑल्सो लर्न्स दैट इट इज़ द सोर्स ऑफ आवर ओन डिलाइट, सेटिस्फैक्शन एंड एम्प्टी फियर्स। ये हमारे खुद के अपने खोखले डर हैं, सेटिस्फैक्शन है, डिलाइट है, जिसकी वजह से हम ये सब कुछ करते हैं। क्या करते हैं हम? अपनी इनोसेंस को ख़त्म करते हैं, अपने माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। इट ऑल्सो एक्सपीरियंसेस दैट इट इज़ आवर ओन स्वीट विल is God's will. Having understood all this and having got rid of extreme dislike, she can always be happy, and even though everybody's look at her in a bad tempered way, the wind of misfortune howls all around her, of every breast full of hatred for her burst out of ill will. यहाँ पे कहता है वो कि जो ज़्यादा घृणा गंदगी दिमाग में होती है ना, वो सब निकाल देनी चाहिए, ताकि आपको जो तेज है, जो एनलाइटमेंट है, वो मिलता रहे। कि अगर वो ये बात समझ लेती है और संतुष्ट रहती है और अपने बातों से, अपने चीज़ों से, उसको सिर्फ अपना सोर्स, शी द सोर्स ऑफ आवर लव एनर्जी, तब वो क्या होगा कि वो जान लेगी कि जो ईश्वर करता है, जो भगवान करता है, वही सबसे सही तरीका है। अगर कुछ ऐसा होता भी है तो वो ईश्वर की मर्ज़ी मान कर चले, और बहुत अधिक घृणा, वो सब चीज़ों से वो अपने बेटी को दूर रहना चाहता है। और वो कहता है कि वो अपनी फ्राउनिंग आइज़ को और इस सब चीज़ों को अपने से दूर रखे, चाहे वो इतना खुश रहे कि चाहे हर इंसान उसको धमकी भरी नज़रों से, गंदी आंखों से देख भी रहा हो, तो भी वो अपने तूफ़ानों के घेरे में भी हो, तो भी वो चाहे तो अपने किसी के विरुद्ध कोई घृणा ना रखे, कोई गंदी बात ना रखे, अपना दिल साफ़ रखे, दुर्भावना से साफ़ रखे और दूर रहे इन चीज़ों से, चाहे उसका दिल क्यों ना फट जाए, पर वो फिर भी दूर रहे। एंड मे हर ब्राइडग्रूम ब्रिंग्स हर टू अ हाउस वेयर ऑल accustomed ceremonies for arrogance and hatred are the wares pendled in the thought fairs. How but in custom and in ceremony are innocent and beauty born, ceremony is named for the rich horn and custom for the spreading laurel tree. वो यहाँ पर प्रे कर रहा है गॉड से लास्ट पैराग्राफ में
पहले तो वो ये कहता है कि मैं चाहता ही नहीं कि मेरी बेटी बुरी चीज़ों से छूट के जाए, लेकिन अगर कोई पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो फिर भी वो किसी से नफरत ना करे। द पोएम दैट here he is praying for daughter that he may be married to a bridegroom who is belonging to a aristocratic family ruled by custom and ceremony। यहाँ पे वो कहता है कि ऐसे इंसान से शादी होनी चाहिए मेरी बेटी की जो कस्टम एंड सेरेमनी समझे और एक एरिस्टोक्रेटिक अच्छी फैमिली का हो, ताकि मेरा जो बेटी हो उसकी जो है एक अच्छी देखभाल हो सके और कल्चर्ड फैमिली की हो, वो अपनी ब्यूटी और इनोसेंस दोनों को उसके समझे और उसे भी प्यार दे। और वो कहता है कि इनोसेंस एंड रिफाइंड मैनर्स आर बॉर्न ओनली इन एरिस्टोक्रेटिक हैविंग इट्स रूट्स इन ट्रेडिशन एंड फॉर्मल कर्सी। वो ये मानता है कि जो अच्छा और अच्छे लोग होते हैं उनकी जो थॉट्स होती हैं वो हमेशा ब्यूटीफुल और अच्छी होती हैं और वो उनको प्रमोट करता है और यहाँ पे वो सपोर्ट करता है। देखा वीडियो इज़ टू लॉन्ग। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।